दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडक्टर पर आधारित एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, यानी चोक, कॉइल या इंडक्टर जो होता है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो में केवल आपको इंडक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां टेस्ट नंबर 94 कंप्लीट हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है, डीसी सप्लाई पर एक कॉइल का बिहेव कैसा होता है। दोस्तों कॉइल का बिहेव डीसी और एसी दोनों पर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं, ध्यान से समझिएगा। डीसी सप्लाई पर एक कॉइल में धारा प्रवाह का विरोध केवल और केवल उसके प्रतिरोध के द्वारा किया जाता है, जबकि एसी सप्लाई पर धारा प्रवाह का विरोध उस कॉइल के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों के द्वारा करवाया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एसी में धारा प्रवाह के लिए विरोध अधिक होता है, जबकि डीसी में कम होता है। यदि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को आधार मानते हुए देखें तो डीसी में कोई किसी प्रकार का इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं और इसका वैल्यू होता है 0। यानी धारा प्रवाह का विरोध जो कॉइल का है वो डीसी में 0 होता है, इसलिए वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करती है। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी कितना होता है 0 और कॉइल को या इंडक्टर को एज ए शॉर्ट सर्किट माना जाता है। वहीं डीसी सप्लाई पर यदि कैपेसिटर की बात की जाए तो साथियों वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। अगला हमारा सवाल है कि दो कॉइल के बीच में कपलिंग गुणांक का मान 0 है तो ये कॉइल्स है, यानी क्या है एक तरह से। साथियों कपलिंग कोफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है और भिन्न भिन्न 4 वैल्यू होती है। 0 हो सकती है 0.5 से कम, यानी 0 और 0.5 के बीच में, 0.5 से अधिक यानी 0.5 से अधिक लेकिन 1 से कम, और 1 हो सकती है। यानी टोटल 4 वैल्यू है, 0.5 से कम, 0.5 से अधिक और इकाई। इन चारों का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कपलिंग कोफिशिएंट का मान 0 है, इसका मतलब उनके बीच में कोई किसी प्रकार की मैग्नेटिक या इंडक्टिव कपलिंग नहीं है। दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं आएगा, दोनों के बीच में कोई प्रेरण नहीं आएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसलिए अभी हमारा आंसर रहेगा बी, नो इंडक्टिव कपलिंग। यदि 0.5 से कम कपलिंग हो तो दोनों कॉइल को लूज कपल्ड माना जाता है, यानी दोनों चुंबकीय रूप से जुड़ी भी तो है लेकिन पूर्णतया नहीं। यदि 0.5 से अधिक है तो इसको माना जाता है कि वो टाइट कपल्ड है, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और यदि इकाई हो कपलिंग कोफिशिएंट तो बिल्कुल प्रॉपर मैग्नेटिक कपलिंग मानी जाती है। चारों क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम में आ चुके हैं। अगला हमारा सवाल न्यूमेरिकल है कि 1 हेनरी इंडक्टेंस का कॉइल 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, कॉइल की धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों कॉइल की धारा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम V में XL का भाग देंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि XL सीधा सीधा दिया नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि XL का मान जो है वो 2πfL से निकलता है। देखो 2 का 2 और पाई का मान 3.14 होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इंडक्टेंस 1 हेनरी दिया है। इसको जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये उत्तर आ रहा है आपका 314 ओम, राइट। तो क्या करना है, 220 वोल्ट को 314 से भाग करना है, आपका उत्तर आएगा 0.7 एम्पियर। मिलान कर लेना भाई, कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ एक बार। अब ऑप्शन मिली एम्पियर में दिए हुए हैं तो 0.7 को हम 700 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, उत्तर रहेगा अपना सी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में मिलान ज़रूर कर सकते हो आप। अगला सवाल, 4 1 मिली हेनरी वाले इंडक्टर को समांतर में जोड़ा गया, 2 1 मिली हेनरी वाले इंडक्टर को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। समतुल्य इंडक्टेंस बताइए कितना है। समझ गए होंगे ना। पहले 4 ऐसे समांतर में जुड़े हुए हैं,
फिर 2 इनके श्रेणी क्रम में है, तो इन चारों का 0.25 आएगा और इन दोनों का मिला करके 2 आएगा। तो दोनों का यानी सब का उत्तर मिला करके कितना हो जाएगा 2.25 मिली हेनरी। उत्तर रहेगा बी अपना। नेक्स्ट हमारा सवाल, 1/पाई हेनरी चौक का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। अभी देखो ऊपर के सवाल में आप करके आए हो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2πfl। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रखो, सॉल्यूशन मत करना। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस 1/पाई है, तो देखो 1/पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, शुद्ध इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है। याद रखना, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का पूछे या शुद्ध इंडक्टर का पूछे, पावर फैक्टर 0 होता है। इसलिए वास्तविक शक्ति भी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, कोई किसी प्रकार की वाट में पावर कंजप्शन इसमें नहीं हो सकती। शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर भी 0 होता है, लेकिन शुद्ध रेजिस्टर का पावर फैक्टर इकाई होता है, ध्यान रखिएगा। हमारे 3 होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो तीनों का अलग अलग याद रखें। अगला सवाल उसी पर आधारित है कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। तो देखो हमने अभी बात किया ऊपर, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में किलोवाट जो है ना वो 0 होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि पावर फैक्टर 0 होता है और किलोवाट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है VI cos फाई अपॉन 1000। तो कोस फाई का मान 0 है, इसलिए किलोवाट का मान कितना आएगा 0। जब किलोवाट का मान 0 है तो ये कन्फर्म है कि KVA और KVAR एक दूसरे के बराबर ही होंगे। कैसे, यानी वास्तविक शक्ति यदि 0 है तो प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति एक दूसरे के बराबर ही होती है। वैसे भी शुद्ध सर्किट में फेज अंतर 90 डिग्री होता है, इसलिए पावर फैक्टर यानी कोस फाई का मान 0 था, तो साइन फाई का मान कितना होता है, इकाई। इसलिए V/I और VI साइन फाई गुणा भाग करोगे तो एक जितना ही उत्तर आएगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। KVA और KVAR एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला हमारा सवाल है कि किस इंडक्टर में न्यूनतम इंडक्टेंस होगा, यानी कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन किस आधार पर करवा रहे हैं, कोर के मटेरियल के आधार पर। ध्यान से देखो, फेराइट, आयरन और एयर। तो हम सब जानते हैं कि वायु जो होता है इसकी हमेशा हम सापेक्ष लेते हैं, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ले लो, चाहे वो इसका अपन मैग्नेट के लिए भी ले सकते हैं, यानी चुंबकशीलता भी ले सकते हैं। तो इकाई है, वायु की अपेक्षा लोहे कोर का चुंबकीय अधिक होता है, फेराइट कोर का उनसे भी अधिक होता है। इसलिए तुलनात्मक रूप से वायु कोर इंडक्टर जो होगी उसमें कम इंडक्टेंस होगा यदि अन्य सभी बातें समान रखी जाए, मतलब टर्न की संख्या, धारा का मान, टर्न के बीच में गैप। ये कारक अगर समान हो तो फिर एयर कोर में कम होगा, क्योंकि इसमें लीकेज अधिक हो गया। एक तरह से तो कोई कोर ही नहीं है इसमें, समझ रहे होंगे ना। हाँ, तो सी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला हमारा सवाल, इंडक्टर में स्टोरेज ऊर्जा दोगुनी हो गई है, इसकी धारा के मान में निश्चित ही कितनी वृद्धि हुई हो, 4 गुना हो गई है, तो धारा के मान में निश्चित ही कितनी वृद्धि हुई होगी। इंडक्टर में जो ऊर्जा होती है ना वो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। ठीक है, अगर धारा का मान 2 गुना होता है ना तो एनर्जी 4 गुना हो जाती है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये तो मैंने करवाया हुआ कई बार। उम्मीद करूँगा सभी को अच्छे से याद भी होगा, कर सकते हो। मुझे लगता है ए ऑप्शन सही रहेगा, डबल हो गई, यानी यदि धारा डबल होगी तो ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी अपने आप ही। अगला हमारा सवाल, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है तो आसान सा ही, कि जब भी किसी भार का स्विचिंग किया जाता है तो कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है कि लोड में जो दोनों ओर इंडक्टेंस है, इंडक्टिव सर्किट है, तो अपन ये मानते हैं कि स्विच संपर्क के आर पार हाई इंडक्टेंस होता है। ठीक है, पहले भी हमने कई बार करवाया है इसको, हाई इंडक्टेंस होगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अगला सवाल है कि यदि के का मान यानी कपलिंग गुणांक का मान हो तो कॉइल्स ढीले कपलिंग कहलाते हैं। तो देखो ये तो मैंने करवा ही दिया था ना,
एक बार फिर बता देता हूँ, यानी रिपीट ही हो गया। जब 0.5 से कम हो के का मान, समझ रहे हो ना, यानी के की वैल्यू इतनी आई है कि 0.5 भी उससे अधिक है, भी जिसका मान खुल रहा है ना, जिसकी ओर है वो मोर देन माना जाता है, तो के लेस देन हो गया। यानी कपलिंग गुणांक का मान 0.5 से कम है तो कॉइल्स लूजली कपल्ड कहलाते हैं। 0.5 से अधिक है तो टाइटली कपल्ड, 1 है तो प्रॉपर कपल्ड, और 0 है तो नो इंडक्टिव कपलिंग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि दो कॉइल में इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है और उनके बीच में जो कपलिंग गुणांक है वो 0.5 का है। म्यूचुअल इंडक्शन की गणना करें। बहुत आसान सा है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया था, के अंडररूट L1 इंटू L2 होता है। बस कर दीजिए मल्टीप्लाई, उत्तर कर दीजिए। 4 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा 36। 36 का जब अंडररूट आप निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगा 6, ठीक है। और कपलिंग गुणांक का मान 0.5 दे रखा है। 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 3 मिली हेनरी। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शुद्ध इंडक्टर में क्या होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री होता है। लेकिन दोस्तों अब दो लाइन याद रखें। पहला तो ये ध्यान रखें कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होती है। दूसरा ये ध्यान रखें कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। कई बार क्या करता है, वो पहला ऑप्शन देता नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया था। बी उत्तर सही रहेगा। वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। बात तो एक ही है ना, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक इंडक्टिव परिपथ में फ्रीक्वेंसी F से 2F और इंडक्टेंस L से 2L हो गया, बताइए उसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों के समानुपाती है। दोनों 2 इंटू 2 हुए हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? 4 गुना, यानी 4 टाइम्स बढ़ेगा। बहुत साधारण सा है, 4 इंटू XL हो जाएगा। अगला सवाल, इंडक्टेंस की इकाई पूछा है तो हेनरी होती है, और भी इसकी कई सारी इकाइयाँ हैं, याद रखें जितनी भी आप रख सकते हैं। और टेस्ला हम सब जानते हैं फ्लक्स घनत्व की है, साइमंस जो है वो कंडक्टेंस की, और वेबर जो है वो फ्लक्स की इकाई है। अगला हमारा सवाल है कि धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध क्या कहलाता है। धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस, और वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध कैपेसिटेंस कहलाता है। धारा प्रवाह का स्वाभाविक विरोध रेजिस्टेंस कहलाता है। कॉइल और कैपेसिटर के द्वारा धारा प्रवाह का जब विरोध किया जाता है तो वो उनका रिएक्टेंस कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स में जो विरोध है वो रिलक्टेंस कहलाता है, यानी प्रतिष्ठंभ। अगला हमारा सवाल है कि प्रतिरोध बढ़ने पर एक इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंडक्टर का समय नियतांक L/R होता है। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो समय अंतराल घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। बी उत्तर करना होगा। अगला हमारा सवाल, डीसी सप्लाई पर कॉइल में इंडक्टेंस कितना है। तो 0 इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस, इंडक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ भी डीसी पर नहीं होगा। डीसी में केवल मैग्नेट बनेगा। वो चुंबकीय आधारित कॉइल वर्क करती है। अगला सवाल, एक इंडक्टर वह युक्ति होती है जिसमें एनर्जी होती है। तो इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा, जो अपनी कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है, दबी हुई स्प्रिंग, या जैसे ऊंचाई पर हमने कोई भी वस्तु रखी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और गतिमान जितनी भी वस्तु है उन सब में काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा होती है। अगला हमारा सवाल है कि कॉइल में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। 0.5 सेकेंड में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यदि इंडक्टेंस 5 हेनरी हो तो प्रेरित EMF का मान कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पर ये लिखा है कि धारा की दिशा परिवर्तन हो जाती है। ध्यान से समझना, जब हम प्रेरित EMF ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस, माइनस का निशान लगाओ या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनटू धारा के मान में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। हमें धारा के मान में परिवर्तन की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ लिखा है धारा की दिशा में परिवर्तन। इसका मतलब
जो करंट 5 एम्पीयर प्लस का था वो पहले 0 आता है और थोड़े टाइम में 5 एम्पीयर माइनस का हो जाता है वो। और ऐसा करने में वक्त कितना लिया? 0.5 सेकेंड का। इसका मतलब परिवर्तन कितने का आया? परिवर्तन हो गया 10 एम्पीयर का, क्योंकि 5 एम्पीयर प्लस से 5 एम्पीयर माइनस जाना, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। तो आपको यहाँ पर परिवर्तन कितना रखना है? 10 का रखना है। इंडक्टेंस 5 हेनरी, परिवर्तन 10 एम्पीयर का, टाइम लगा 5 सेकेंड का। उत्तर आ गया 100 वोल्ट। बड़ा साधारण सा सवाल है। बस दोस्तों यही थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सभी को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टा और ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।